तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हमें अब नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वो है हेलिसिटी। तो हेलिसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे आप न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में डिफरेंस बता सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। तो कुछ डिफरेंस तो आपको ही पता है, जैसे कि एक पार्टिकल एक एंटी पार्टिकल है, तो एक का इलेक्ट्रॉन नंबर +1 है, दूसरे का -1 है, लेकिन दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों का मास बराबर है, ऑलमोस्ट 0 है। तो अब यहाँ पे हेलिसिटी का मतलब ये है, तो अब हम यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे। द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, एंड स्पिन का मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, उसकी डायरेक्शन। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन एंड लीनियर मोमेंटम फॉर न्यूट्रिनोज एंड एंटी न्यूट्रिनोज। is apparently fixed and intrinsic to the particles। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो का जो स्पिन है और लीनियर मोमेंटम है, उनका ओरिएंटेशन फिक्स होता है और वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है इन पार्टिकल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिनो। तो अगर हमारे पास कोई पार्टिकल न्यूट्रिनो है, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम है, मान लो उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, इट दिस पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स, तो उसका लीनियर मोमेंटम उस डायरेक्शन में, इसका मतलब उस डायरेक्शन मूव कर रहा है। और मान लो इस पार्टिकल की जो स्पिन है वो डाउनवर्ड है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है पार्टिकल। लेट से ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से स्पिन एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूट्रिनो के लिए हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रिनो के लिए लीनियर मोमेंटम और स्पिन आर एंटी पैरेलल। तो हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम पी न्यू इज एंटी पैरेलल टू स्पिन एस न्यू। न्यूट्रिनो को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड, न्यूट्रिनो को हम कहते हैं लेफ्ट हैंडेड और क्लॉकवाइज पार्टिकल। ऐसा क्यों कहते हैं? तो अगर आप लेफ्ट हैंड अपना लो, आपने लेफ्ट हैंड लिया और लेफ्ट हैंड का जो आपका थंब है, लेट्स से दिस इज योर थंब, तो दिस द डायरेक्शन ऑफ थंब इज टुवर्ड्स लीनियर मोमेंटम, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपने थंब लिया। तो अब ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है, तो आपने लेफ्ट हैंड लिया और आपने जब देखा कि तो जो आपका थंब है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लीनियर मोमेंटम, और जो आपकी फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स रोल हो रही हैं, लेट्स से जो फिंगर्स है जो रोल हो रही है आपकी, तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में रोल हो रही हैं? तो अगर आप देखेंगे अपने थंब में, लेट्स से, तो फिंगर्स रोल हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। यानी कि आप तो अब तो हमने इसको लेफ्ट हैंड तो कह दिया, लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल। अब इसको क्लॉकवाइज क्यों कहा? तो क्लॉकवाइज के लिए इसको ऐसे समझें, तो ये जो आपकी फिंगर्स की डायरेक्शन है, तो फिंगर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपकी स्पिन की है, मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, पर जो पार्टिकल अपने चारों तरफ जो स्पिन कर रहा है वो बता रही है डायरेक्शन ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। अब इसे क्लॉकवाइज क्यों कहते हैं? तो इसको ऐसे मानिए कि मान लो आपका पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे आप लेट्स से ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है, और वो जो है फेस व्यूइंग टुवर्ड्स न्यूट्रिनो, तो उसने जो है, तो न्यूट्रिनो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, नियोनिक, टॉनिक कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, तीनों का प्रॉपर्टी सेम है एज फार एज हेलिसिटी इज कंसर्न। तो अब आपने जब फेस को, मतलब आपकी तरफ न्यूट्रिनो आ रहा है और आप उसको देख रहे हो, तो न्यूट्रिनो इज मूविंग टुवर्ड्स योर फेस और टुवर्ड्स यू, ठीक है। तो जब इसकी आप स्पिन देख रहे हो, तो स्पिन इसकी पार्टिकल की इस तरह से नजर आएगी, मतलब कि ये अपने चारों तरफ ऐसे मूव कर रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जो इसकी स्पिन है, जो उसका ओरिएंटेशन है रोटेशन का, वो क्लॉकवाइज है। जब आप देख रहे हो पार्टिकल आपकी तरफ आ रहा है, तो वो क्लॉकवाइज नजर आ रही है उसकी स्पिन, और उस स्पिन की वजह से वो जो है पार्टिकल आपकी तरफ बढ़ रहा है। तो इस पार्टिकल को हम कह रहे हैं
लेफ्ट हैंडेड और क्लॉकवाइज पार्टिकल। सिमिलरली हम अगर एंटी न्यूट्रिनो को देखें तो वो जो है उसके लिए क्या होगा, तो एंटी न्यूट्रिनो के लिए जो आपका लीनियर मोमेंटम है, मान लो लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में एंटी न्यूट्रिनो का, तो आपकी स्पिन का ओरिएंटेशन भी, स्पिन भी इसी डायरेक्शन में होगी एंटी न्यूट्रिनो की। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम पी न्यू एंड स्पिन एस न्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, आर पैरेलल। ठीक है, टू ईच अदर भी लिख सकते हो, टू ईच अदर। इस पार्टिकल को हम कहते हैं राइट हैंडेड और एंटी क्लॉकवाइज। राइट हैंडेड इसलिए कि अब आप जो है अपना राइट हैंड, अगर आपने अगर राइट हैंड देखा तो राइट हैंड का जो थंब है वो आपका लेट से डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम है इस तरह से, और जो आपकी फिंगर्स है, आपकी बार वो फिंगर्स इस तरह से रोल कर रही है लेट से, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अब की बार जो आपकी स्पिन है वो एंटी क्लॉकवाइज हुई, ठीक, और आपका जो थंब है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स लीनियर मोमेंटम। तो ये आपका राइट हैंड है, तो इसका मतलब स्पिन पार्टिकल किस डायरेक्शन में है, मतलब जो रोटेशन है अबाउट इट्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है। इसी को अगर आप ऐसे समझो कि पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो आपकी तरफ मूव कर रहा है, यू आर फेसिंग टुवर्ड्स एंटी न्यूट्रिनो जिसका लीनियर मोमेंटम ये है, तो अब की बार आपको जो उसका ओरिएंटेशन नजर आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए पार्टिकल होगा राइट हैंडेड एंड और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बात करते हैं हेलिसिटी क्या हुई। तो अब अल्टीमेटली यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया वही हो गया कि न्यूट्रिनो के लिए दोनों की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है और एंटी न्यूट्रिनो के लिए पैरेलल है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गए। अगर आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चले, आप बताओ इसमें लिख लो, उसके बाद हेलिसिटी की डेफिनेशन क्या है उसको चलते हैं। हेलिसिटी, सो हेलिसिटी H इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट S डॉट P, या आप कह सकते हो H इज इक्वल टू वेक्टर S डॉट वेक्टर P डिवाइड बाई देयर मैग्नीट्यूड। दोनों की बात है, यानी कि यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। अगर ऐसा है तो हेलिसिटी आपकी -1 होगी न्यूट्रिनो के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिनो के लिए स्पिन और लीनियर मोमेंटम एंटी पैरेलल होते हैं। थीटा जो एंगल होगा वो 180 होगा, इसलिए जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो cos 180 -1 होगा, और हेलिसिटी +1 होगी एंटी न्यूट्रिनो के लिए। तो अब हम यहाँ पे नोट करें कि जो आपके न्यूट्रिनो है इलेक्ट्रॉनिक, म्योनिक और टॉनिक, वो सबके सब लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल है, सबके सब लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल है, और सबकी हेलिसिटी जो है वो -1 होगी। और जो इनके एंटी पार्टिकल्स हैं ये सब राइट हैंडेड पार्टिकल है, और इनकी हेलिसिटी +1 होगी। अब यहां पे हम लिख रहे हैं सिमिलरली जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो आपकी जो कोई भी रिएक्शन हुई मान लो, तो किसी भी रिएक्शन में हैंडेडनेस भी कंजर्व होनी चाहिए, या एक तरह से हेलिसिटी भी कंजर्व होनी चाहिए। तो इसके लिए हम ये कह रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, न्यूट्रिनो के केस में पार्टिकल्स आर लेफ्ट हैंडेड, एंटी पार्टिकल्स आर राइट हैंडेड, बट इन केस ऑफ दीज leptons, इलेक्ट्रॉन, म्यून एंड टॉ, पार्टिकल्स आर राइट हैंडेड। पार्टिकल्स राइट हैंडेड है, हम कह सकते हैं कि उनकी हेलिसिटी +1 है, जबकि इनके पार्टिकल्स होंगे लेफ्ट हैंडेड। तो ऊपर जो हमने लिखा है न्यूट्रिनो के लिए उससे उल्टा है, उसका रिवर्स कर दो आप, तो राइट हैंडेड आपके पार्टिकल्स हो गए, लेफ्ट हैंडेड आपके एंटी पार्टिकल्स हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, मान लो पाई प्लस म्यू प्लस प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है, तो इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी उनकी हैंडेडनेस सेम होनी चाहिए लेप्टॉन्स की, यानी कि ये लेफ्ट हैंडेड है तो ये भी लेफ्ट हैंडेड होगा, ठीक है।
तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बोथ शुड हैव सेम हैंडेडनेस, दोनों की सेम हैंडेडनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे तो यह है कि अगर आपने लेफ्ट नंबर कंजर्व कर दिया तो हैंडेडनेस अपने आप कंजर्व हो जाएगी। अगर लेफ्ट नंबर ही इसमें वायलेट हो गया, मान लो आपने म्यू प्लस की जगह म्यू माइनस लिख दिया, तो हैंडेडनेस अपने आप वायलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट नंबर कंजर्व करते हैं तो हैंडेडनेस अपने आप कंजर्व हो जाती है। ठीक, अब जो है अगर आपने लिख लिया तो आगे चले। अब हम क्या करेंगे, इसी रिएक्शन पे चार्ज कंजुगेशन पैरिटी और चार्ज कंजुगेशन पैरिटी एक साथ ऑपरेट कराएंगे और देखेंगे कि क्या इस रिएक्शन में चार्ज कंजुगेशन पैरिटी या सीपी चार्ज कंजुगेशन पैरिटी कंजर्व होती है कि नहीं होती। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में कर रहे हैं पैरिटी इनवेरियंस। पैरिटी का मतलब स्पेस इन्वर्जन इनवेरियंस। द प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल यानी कि पैरिटी इनवेरियंस, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट there is symmetry between the world and its mirror image, or rotation through an angle 180 डिग्री। तो जब आप पैरिटी ऑपरेट करोगे तो ऐसे मानो कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और उसकी स्पिन इस डायरेक्शन में है और ये मान लो मिरर है, तो जो आपकी मिरर इमेज आएगी इस पार्टिकल की, वो उसका स्पिन का ओरिएंटेशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज जो दिखा रही है वो इस तरह से दिखाएगी। तो यहाँ पे एक तरह से रोटेशन थ्रू 180 डिग्री हो गया और यहाँ पे मिरर इमेज में सिमेट्री आ गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी रिएक्शन में पैरिटी ऑपरेट कराओगे तो हर एक पार्टिकल की जो हैंडेडनेस है वो चेंज हो जाएगी। लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल विल कन्वर्ट इनटू राइट हैंडेड पार्टिकल व्हेन यू ऑपरेट पैरिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जो हमने अभी लिखा था कि ये आपके पास रिएक्शन है और इसमें लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, यानी हम कह रहे हैं दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। लेट्स से इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप क्या करोगे, इस पे पैरिटी ऑपरेट कराओगे, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अंडर पैरिटी ऑपरेशन। पैरिटी ऑपरेशन पे क्या होगा, हर एक पार्टिकल तो वही रहेगा, पार्टिकल विल नॉट चेंज, बट इट्स हैंडेडनेस विल चेंज। लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल विल बी कन्वर्ट इनटू राइट हैंडेड पार्टिकल। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब आप पैरिटी ऑपरेट कराओगे तो पैरिटी ऑपरेट करा के अंडर पी का मतलब पैरिटी ऑपरेशन मान लो, तो ये हो जाएगा पाई प्लस, पार्टिकल विल रिमेन पाई प्लस, यहाँ पे आपका जो है हैंडेडनेस लेफ्ट की राइट हो जाएगी और यहाँ भी राइट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पैरिटी ऑपरेट कराया तो आपको इक्वेशन ये मिल गई। ठीक है, बट दिस इज वायलेटेड, लेकिन ये आपकी जो है ये इसमें वायलेशन हो रहा है। यहाँ पे आपको अभी मैंने जो कहा था स्टेटमेंट वो बदलना पड़ेगा मुझे, यानी कि लेफ्ट नंबर तो अभी कंजर नजर आ रहा है, ठीक है, +1 -1, लेकिन हैंडेडनेस अगर हम उस पर और गौर करें, यानी कि हैंडेडनेस की बात करें, तो क्योंकि हमने नेचर में कभी भी न्यूट्रिनो को राइट हैंडेड पार्टिकल नहीं कहा, न्यूट्रिनो इज नेवर राइट हैंडेड। ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो हम कह रहे हैं वायलेटेड एज इट इज नॉट ऑब्जर्व, इट इज नॉट ऑब्जर्व। तो आपका जो न्यूट्रिनो है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड नहीं होता है। सिमिलरली म्यू प्लस जो है साथ में राइट हैंडेड होगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, पैरिटी वायलेशन हो गया, और वैसे भी ये वीक इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन में पैरिटी वायलेट हो जाती है। ठीक है, thus पैरिटी इज वायलेटेड इन वीक इंटरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराए, मान लो चार्ज कंजुगेशन जब ऑपरेट कराएंगे, इसमें ऑपरेट ऑन इक्वेशन फर्स्ट, जो आपकी ऑब्जर्व इक्वेशन है उस पर ऑपरेट करा रहे हो। ठीक है, ये मान लो इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो फर्स्ट पे जब ऑपरेट कराओगे तो चार्ज कंजुगेशन में क्या होता है, एवरी पार्टिकल विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स एंटी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल एंटी पार्टिकल में चेंज हो जाएगा, लेकिन हैंडेडनेस चेंज नहीं होती है। चार्ज कंजुगेशन में हैंडेडनेस विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पार्टिकल
will be converted into antiparticle, but handedness remains same. तो आपके पास रिएक्शन क्या हो गई? तो जब आपने चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराया तो आपकी रिएक्शन आ गई पाई प्लस की पाई माइनस म्यू प्लस का म्यू माइनस, बट हैंडेडनेस विल रिमेन सेम, लेफ्ट हैंडेड, प्लस ये हो जाएगा आपका एंटी न्यूट्रिनो, बट हैंडेडनेस विल रिमेन सेम. तो अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नंबर तो कंजर्व नजर आ रहा है आपको, ठीक है, चार्ज भी कंजर्व नजर आ रहा है, लेकिन ये भी वायलेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एंटी न्यूट्रिनो है वो कभी भी लेफ्ट हैंडेड नेचर में नहीं मिलेगा, वो हमेशा राइट हैंडेड मिलता है. इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे वायलेटेड एज म्यू माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो. एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं एज म्यू माइनस इज नॉट लेफ्ट हैंडेड एंड एंटी न्यूट्रिनो इज नॉट राइट हैंडेड. तो यानी कि चार्ज कंजुगेशन वीक इंटरेक्शन में वायलेट हो गया, ऐसा हमने टेबल में भी लिखा था. अब हम बात करेंगे चार्ज कंजुगेशन पैरिटी की. चार्ज कंजुगेशन पैरिटी सीपी. तो इसके लिए हमने कहा था कि अगर आप टेबल अगर आपको याद हो या आप देख सकते हो अपने रजिस्टर में जहां भी आप लिख रहे हो, तो चार्ज कंजुगेशन और पैरिटी सेपरेटली वायलेट होती है वीक में, लेकिन अगर हम एक साथ करें तो कंजर्व होती है. ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ सही कह रहा हूँ. न्यू बार लेफ्ट इज नॉट लेफ्ट हैंडेड एंड न्यू बार, हाँ मैंने गलत लिखा, एक सेकंड, ये हो जाएगा न्यू बार इज राइट हैंडेड, न्यू बार इज राइट हैंडेड, ये राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड. तो इसे करेक्ट कर लो, म्यू माइनस इज नॉट लेफ्ट हैंडेड एंड न्यू बार इज राइट हैंडेड. ठीक है, तो सीपी जब आपने ऑपरेट किया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर आपकी मर्जी, आप पहले पैरिटी ऑपरेट करा दो और फिर चार्ज कंजुगेशन, या पहले चार्ज कंजुगेशन फिर पैरिटी. तो जब आपने सीपी को ऑपरेट करा रहे हो, पहले मान लो आपने पैरिटी ऑपरेट करा दिया, ठीक है, पैरिटी ऑपरेट करा दिया, अब आप चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दो इक्वेशन नंबर 2 पे. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 पे जब पैरिटी ऑपरेट कराया तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई. ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑपरेट कराओ, ऑपरेट सी चार्ज कंजुगेशन ऑन इक्वेशन 2. ठीक है, तो इक्वेशन 1 पे आपने पहले पैरिटी ऑपरेट कराया और चार्ज कंजुगेशन करा दिया. तो जब आप 2 पे चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट कराओगे तो आपको एंटी पार्टिकल मिल जाएगा सभी समूह का. तो पाई माइनस यहाँ पे हो जाएगा न्यू माइनस और यहाँ हो जाएगा एंटी न्यूट्रिनो. लेकिन इनका जो हैंडेडनेस है, हैंडेडनेस सेम रहेगी, क्योंकि चार्ज कंजुगेशन में केवल पार्टिकल से एंटी पार्टिकल चेंज होता है, हैंडेडनेस चेंज नहीं होती. तो अब ये जो है ऑब्जर्व होता है, ये पॉसिबल है, ये कंजर्व है, इट इज कंजर्व. तो सीपी इज कंजर्व इन वीक इंटरेक्शन, तो ये हो गया कंजर्व. ठीक है, क्योंकि हमें म्यू माइनस और एंटी न्यूट्रिनो चार्ज ये राइट हैंडेड होते हैं, ये पता है. बस सीपी जो आपका जो वायलेट होता है वो केवल के नॉट डीके में होता है वीक में. ठीक, तो आप जो इसे फिर से समझो, जब मुझे सीपी कंजर्व कराना है, सीपी ऑपरेट कराना है, तो पहले मैंने पैरिटी ऑपरेट कराया, फर्स्ट आपकी रिएक्शन है उस पहले पैरिटी ऑपरेट कराया, तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज वायलेटेड. अब 2 पे ही आपने चार्ज कंजुगेशन ऑपरेट करा दिया, तो एक तरह से आपने 1 पे दोनों ऑपरेट करा दिए, 1 बाय 1 एक साथ तो नहीं कराएंगे, पहले पैरिटी कराया फिर चार्ज कंजुगेशन, या आपकी मर्जी पहले चार्ज कंजुगेशन फिर पैरिटी. तो आपको ये रिएक्शन मिल गई व्हिच इज कंजर्व. यहाँ पे कंजर्व दिख रही है, इलेक्ट्रॉन नंबर भी कंजर्व है और हैंडेडनेस भी आपकी पॉसिबल है, नेचर में यही मिलती है इन पार्टिकल्स के लिए. तो इससे हमने हेलिसिटी यहाँ पे समझी कि रिएक्शन में हेलिसिटी या हैंडेडनेस कैसे कंजर्व करते हैं और साथ में पार्टिकल्स की हेलिसिटी क्या होती है. अब हम इस पे जो है जो हमारे बुकलेट में कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं. तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलें. तो अब आपके जो नेट में क्वेश्चन आए हैं वो ये है. पहला है आपका पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 47 क्वेश्चन नंबर 27 और नेट दिसंबर 2019. इसका आंसर बता, इसका आंसर देखो क्या होगा. इससे पहले फोकस करो. हमें लिखा हुआ है हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डीके ऑफ पाई माइनस इज मच हायर देन दैट ऑफ पाई माइनस, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पाई माइनस का जो डीके की रिएक्शन है वो दो तरह से पॉसिबल है, एक तो म्यू माइनस से और एक पाई इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों की मतलब दोनों पॉसिबल है और दोनों वीक इंटरेक्शन से पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है. तो प्रोबेबिलिटी म्यू माइनस वाले की ज्यादा है, मच हायर देन दैट फॉर इलेक्ट्रॉन. ऐसा क्यों, ये पूछा है. पहला ऑप्शन ये है द डीके टू ई माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो डज नॉट कंजर्व बैरियर नंबर. क्या पहला स्टेटमेंट सही है? क्या सेकंड वाली रिएक्शन में बैरियर नंबर कंजर्व नहीं हो रहा? अगर बैरियर नंबर ही कंजर्व नहीं होता तो सेकंड रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती. लेकिन ये दोनों रिएक्शन पॉसिबल है, बस प्रोबेबिलिटी कम है दूसरे वाले की. इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है.
क्योंकि हमने कहा था कि अगर अगर रिएक्शन में बैरियर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैरियर नंबर कंजर्व नहीं है, सभी जीरो है बैरियर नंबर, एंड वी कैन नॉट से दैट बैरियर नंबर इज नॉट कंजर्व। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन ये है, पायोन्स हैव जीरो इलेक्ट्रॉन नंबर बट नॉन जीरो म्यून नंबर। क्या ऐसा ऐसा है? जो पायोन्स हैं, जो पायोन्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन नंबर जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नंबर समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन नंबर, और म्यून नंबर का मतलब यहाँ पे म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर। तो क्या पायोन्स का जीरो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है और नॉन जीरो म्यून नंबर होता है? तो पहला ये तो सही है कि जीरो इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, लेकिन म्यून नंबर नहीं होता इनका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। म्यून नंबर या म्यूनिक इलेक्ट्रॉन नंबर केवल इलेक्ट्रॉन्स का होता है। तो स्टेटमेंट नंबर बी भी गलत है, कि जिसमें लिखा हुआ है कि पायोन्स हैव नॉन जीरो म्यून नंबर। ठीक है। उसके बाद अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, द डीके टू ई माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो इज सप्रेस्ड बाय एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। इसमें वायलेट नहीं लिखा है, सप्रेस लिखा है। ये वायलेट नहीं कह रहे, क्योंकि एनर्जी मोमेंटम वायलेट नहीं हो रहा है। सप्रेस का मतलब क्या है कि जब आपने पाई माइनस से म्यू माइनस किया और यहाँ पाई माइनस से टी माइनस किया, तो यहाँ पे जो मास है वो 140 से 105 हुआ, जबकि यहाँ पे मास 140 से 0.5 हो गया। तो यहाँ पे जो मास डिफरेंस है बहुत ज्यादा है। हियर मास डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज, इज लार्ज, यानी कि यहाँ पे मास बहुत ज्यादा कम हो गया है, और जितना डिफरेंस आया है उस वो जो एक्स्ट्रा है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जब मास डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। एकदम से इतना सारा मास कम होना या एक तरह से मास का खत्म हो जाना इतना आसान नहीं होता है। तो पॉसिबल है बट इट्स प्रोबेबिलिटी विल बी लेस। तो यहाँ पे आंसर थर्ड होगा, दैट द सेकंड रिएक्शन इज सप्रेस्ड बाय एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कंजर्वेशन वायलेट नहीं हो रहा है, बट इट्स प्रोबेबिलिटी इज लेस, देयर इज लेस चांस दैट योर मास इज मास ऑफ 140 इज कन्वर्टेड टू मास ऑफ 0.5। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब देखो फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ वाला ये है, द डीके टू दिस द डीके टू इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन इज सप्रेस्ड बाय हेलिसिटी कंजर्वेशन। तो हेलिसिटी से सप्रेस नहीं हो रहा है, हेलिसिटी तो दोनों में कंजर्व हो रही है। हेलिसिटी तो दोनों में ही, फर्स्ट में भी कंजर्व हो रही है, सेकंड में भी हो रही है। यहाँ पे हैंडेडनेस नहीं दे रखी, पर हैंडेडनेस इस तरह से यहाँ पे होगी कि वो कंजर्व है, क्योंकि नेचर में हेलिसिटी कंजर्व होनी चाहिए। तो वो दोनों में ही सेम तरह से हो रही है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले में सप्रेस नहीं हो रही, दूसरे वाले में हो रही है। एज फार एज हेलिसिटी इज कंसर्न, तो दोनों में हेलिसिटी सेम तरह से एक्ट कर रही है, लेकिन मास एनर्जी दोनों में सेम तरह से एक्ट नहीं कर रही। एक में बहुत ज्यादा मास कम हो गया है और दूसरे में थोड़ा कम हुआ है, 140 से 105 है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि मास एकदम से इतना ज्यादा कम नहीं हो सकता, और सेकंड की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर थर्ड होगा। हेलिसिटी कंजर्वेशन ऐसे हुआ कि यहाँ पे हैंडीनेस कंजर्व हो रही है, हैंडीनेस कंजर्व करा लो तो हेलिसिटी कंजर्व ऐसे मानो। ठीक है। तो जो आपके म्यू माइनस और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है और यहाँ पे ई माइनस एंटी न्यूट्रिनो है, इनकी आपकी हैंडीनेस आपको पता है क्या होती है। तो इनकी राइट हैंडेडनेस होती है, दोनों में ही राइट हैंडेडनेस कंजर्व हो रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंडेडनेस तो पार्टिकल बन नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है। तो हेलिसिटी आंसर नहीं है, फर्स्ट एंड सेकंड आंसर नहीं है, थर्ड वाला जो है वो आंसर है। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे नेक्स्ट ही है, इसी पेज पे 47 पेज पे, क्वेश्चन नंबर 28, नेट नवंबर 2020। इस वाले क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बताना क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि चार्ज पायोन डीकेज टू म्यू माइनस एंड एंटी म्यून न्यूट्रिनो, रेस्ट मासेस गिवन है 105 140 रेस्पेक्टिवली। अब आपसे पूछा है द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट ऑफ म्यून स्पिन along the direction of its momentum is positive is closest। तो वो कह रहा है कि जो आपके म्यून बने, जो आपके म्यून प्रोड्यूस हुए, उनकी स्पिन along the direction of its momentum है। ठीक है। तो अगर मान लो ये पार्टिकल म्यून है, तो इसकी स्पिन और इसका मोमेंटम along का मतलब पैरेलल, अगर पैरेलल हो तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी होगी इसकी कि ये दोनों पैरेलल हो। तो क्या आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमने क्या कहा, हमने लिखा कि जो म्यू माइनस है, जो माइनस वाले हैं वो राइट हैंडेड पार्टिकल है। अगर वो राइट हैंडेड पार्टिकल है तो उनका जो स्पिन और मोमेंटम है वो पैरेलल होता है, ये पता है। वो पैरेलल ही होता है, हमेशा पैरेलल होता है। अगर हमेशा पैरेलल होता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 100% हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसका मतलब इसका आंसर 1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज 1। किस बात की प्रोबेबिलिटी, म्यून की स्पिन और उसके मोमेंटम को पैरेलल या अलोंग द डायरेक्शन करने की। अगर ये कहता है एंटी पैरेलल तो प्रोबेबिलिटी 0 होती। ठीक है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्योंकि ये राइट हैंडेड पार्टिकल। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने इससे पहले आपको इस पेज पे लिखवाया है, क्या लिखवाया है, जो न्यूट्रिनो है
जो पार्टिकल्स हैं वो लेफ्ट हैंडेड, जो एंटी पार्टिकल्स हैं वो राइट हैंडेड, और जो यहाँ पे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं ई माइनस, म्यू माइनस, टॉ माइनस, वो राइट हैंडेड और उनके एंटी पार्टिकल्स लेफ्ट हैंडेड। तो वहां पे उस वाले क्वेश्चन में म्यू माइनस की बात की। म्यू माइनस राइट हैंडेड पार्टिकल है जिसकी हेलिसिटी +1 है। हेलिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि एस डॉट पी, और वन कब होगी, राइट हैंडेड कब होगा, तो वन कब होगी वो जब वो पैरेलल होगा। तो ये हमेशा पैरेलल ही इनकी स्पिन और लीनियर मोमेंटम होगा म्यू माइनस का, इसीलिए उसका आंसर प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। तो अब दोबारा ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप बस यहाँ से करना कि इन पार्टिकल्स की हेलिसिटी ये होती है, तो उनका जो स्पिन और लीनियर मोमेंटम है उनकी डायरेक्शन पैरेलल या एंटी पैरेलल होगी डिपेंडिंग ऑन वेदर द पार्टिकल इज लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। तो ये हो गया, तो ये हो गया आपका एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब हम वैसे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में हम एक दो चीज और कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए मैं तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जितना पढ़ लो उतना कम है, ठीक है, तो फिलहाल आप इतना ही पढ़ के जाओ। अब हम टॉपिक चेंज करते हैं और अब हमें करना है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी का जो टॉपिक है वो वैसे तो आपने 12th में ही पढ़ा होगा, मतलब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा होगा कुछ थोड़ा सा पार्ट, उसके बाद बीएससी में पढ़ा होगा रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, और एमएससी में तो कम पढ़ाया जाता है, लेकिन एमएससी में अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ाया जाता है, बट एज सच रेडियो एक्टिविटी कम पढ़ाया जाता है क्योंकि बीएससी में कवर जाता है। तो अब हम उस पर क्वेश्चन करेंगे। जहां तक रेडियो एक्टिविटी की बात है, नेट में केवल एक ही बार क्वेश्चन आया है, लेकिन आ चुका है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, लेकिन गेट में कई बार आ चुका है। तो हम कह रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आसान टॉपिक है, अगर एक बार आपने पढ़ लिया तो उसका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर बाई चांस आप छोड़ के चले गए ये मानते हो कि वो प्रोबेबिलिटी कम आने की, तो फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर वो आ गया तो 5 मार्क्स आपके रह जाएंगे। तो एक बार आप पढ़ लोगे तो समझ में आएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अब हेडिंग आप डालो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। तो अब देखो नेचुरल, इसमें वर्ड नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब जो अपने आप हो रहा हो, जो आर्टिफिशियल नहीं है, जो स्पॉन्टेनियस है। नहीं कुछ नहीं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कुछ ज्यादा अच्छा जो और कुछ कमेंट नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नया है जो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अरे देखिए इस पे आप मत जाओ, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेचुरल, तो हमने कहा कि नेचुरल का मतलब क्या है? नेचुरल का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सबको अच्छा लग रहा होगा, किसी को खराब भी लग रहा होगा, ठीक है, और हम सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन क्या है कि आपका पर्पज ये है कि एग्जाम को निकालना, और हमारा पर्पज ये है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट निकले, बस ये है हमारा यहाँ पे उद्देश्य। तो बस ये हमें करना है आपको, और हमें इसी पे चलना है। तो नेचुरल इसका मतलब क्या है कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स हैं और उनके सॉल्ट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स and their salts, such as uranium, thorium, radium, polonium, etc., emit spontaneously invisible radiation. देखिए जो क्वांटम वाले सर है वो बहुत अच्छे मेरे फ्रेंड हैं और बहुत सालों से है, और ये मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। और स्टैटिस्टिकल भी वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, स्टैटिस्टिकल भी उनका मुकाबला शायद है नहीं, ठीक है, लेकिन हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं द एटॉमिक न्यूक्लियाई ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स एंड देयर सॉल्ट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, पोलोनियम एटसेट्रा एमिट स्पॉन्टेनियसली इनविजिबल रेडिएशन, ठीक है, विच पेनिट्रेट्स थ्रू। तो अब हम यहाँ पे ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना चाह रहे, ठीक है। तो रेडिएशन आपको पता है कौन कौन सी होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अल्फा बीटा गामा, ठीक। तो ये जो है नेचुरल रेडियोएक्टिविटी है, स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप हो रही है, आप बाहर से कोई एनर्जी या फोर्स नहीं लगा रहे हो। और इसलिए हमने कहा था कि क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है तो अल्फा बीटा गामा डी के में जो क्यू वैल्यू आती है वो ग्रेटर देन 0 आती है, पॉजिटिव आती है, यानी कि दीज आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपके पास कोई सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस को आपने यहाँ रखा और वो रेडियोएक्टिव है, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करोगे
ठीक है, किसी भी रेडियो सब्सटेंस से। तो अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो वो जो है पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। दीज आर योर अल्फा पार्टिकल्स। अगर वो सब्सटेंस बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो बीटा पार्टिकल में चार्ज नेगेटिव होता है, तो वो जो है पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, बीटा पार्टिकल्स। और अगर वो गामा एमिट करता है तो फिर जो है गामा पार्टिकल्स न्यूट्रल है, तो वो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज और दिख रहा है इस डायग्राम में आपको, जो ट्रेजेक्ट्री है आपकी बीटा पार्टिकल की वो जो है ज्यादा कर्व्ड है, जबकि अल्फा पार्टिकल में ज्यादा कर्वेचर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीटा पार्टिकल्स आर लाइटर पार्टिकल्स, वो लाइटर पार्टिकल है तो उन पे जो फोर्स लगेगी वो इस तरह से लग रही है कि वो ज्यादा कर्व जो है बन जाएगा, जबकि अल्फा पार्टिकल्स हैवी हैवी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज कंपेयर टू बीटा पार्टिकल्स ज्यादा कर्वेचर नहीं दे पाते। सिमिलरली, तो ये तो आपने कह दी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सिमिलरली अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, मान लो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर कह लो या स्लाइड कह लो, तो उसमें क्या होगा आपको पता है, ईएमटी में आपने पढ़ा, जब अप्लाई करते हो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो उसमें जो सर्कुलर पाथ बनता है। तो उसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी, यहाँ भी वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो अल्टीमेटली इसमें भी यही होगा कि अल्फा पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में मूव करेंगे डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और बीटा पार्टिकल्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जो गामा पार्टिकल्स है वो आपके स्ट्रेट चले जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ऑल दीज पार्टिकल्स आर इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज और लिख लेते हैं। यहाँ पे इन पार्टिकल्स का चार्ज, इन पार्टिकल का मास ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्यू वैल्यू में। अब यहाँ पे जो है पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजेशन पावर, इसकी और बात करनी है। ठीक है, तो अगर आपने लिख लिया तो नेक्स्ट स्लाइड चलें। ठीक है, तो अब हम इसमें ये लिखते हैं कि सबसे पहले पेनिट्रेटिंग पावर, तो ये आपको पता है जो गामा रेज है वो ज्यादा एनर्जेटिक है, तो गामा रेज आर मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा पार्टिकल्स, बीटा रेज, एंड बीटा पार्टिकल्स आर मोर पेनिट्रेटिंग देन अल्फा पार्टिकल्स। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल्स alpha particles penetrating power is 1 upon 100th या 1 upon 100 टाइम्स लिख लो, 1 upon 100 टाइम्स than that of beta particles and 1 upon 10,000 times than that of gamma rays। अगर हम बात करें आयोनाइजेशन पावर की, तो आयोनाइजेशन पावर इससे जस्ट उल्टा है, यानी कि आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल्स की ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे आयोनाइजेशन पावर of alpha particles is 100 times than that of beta particles and 10,000 times than that of gamma rays। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजेशन पावर। उसके बाद हम बात करेंगे सोडी-फेजान डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें।
तो ये लॉ वही है जो हम पढ़ चुके हैं। क्या है कि मान लो अल्फा डीके है, तो अल्फा डीके में आपके पास लेट से यूरेनियम 238 है और ये रेडियो एक्टिव है। तो इसका जो न्यूक्लियाई होगा जब डीके होगा, मान लो थोरियम में, तो जो आपको अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका मास नंबर इज रिड्यूस्ड बाई, या डिक्रीज कह लो, इज डिक्रीज बाई 4, एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाई 2। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर कम हो गया है, तो ऐसे मानिए कि पीरियोडिक टेबल में भी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो इसी को डिस्प्लेसमेंट लॉ कह रहे हैं। और बाद में इसी को समझाने के लिए ये भी कह सकते हैं कि मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर शुड बी कंजर्व्ड। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सिमिलरली बीटा डीके। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि इन रेडियो एक्टिविटी में इन जनरल बीटा डीके का मतलब बीटा माइनस ही होगा। ज्यादातर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स बीटा माइनस डे करते हैं, तो जब भी इसका न्यूमेरिकल आए कुछ आए, तो यहाँ पे बीटा प्लस अपने आप मत मानना। अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहेंगे इन रेडियो एक्टिविटी बीटा डीके मीन्स बीटा माइनस डीके। ठीक है, तो यहाँ पे हम बीटा माइनस की ही बात कर रहे हैं। बीटा प्लस बी और इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रोबेबिलिटी कम है, वो बहुत कम न्यूक्लियाई में होता है। हालांकि वो जो है न्यूक्लियाई वो भी पॉसिबल है, लेकिन जैसे हमने ये भी लिखा था कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस न्यूक्लियाई में होता है, जो नेचुरल रेडियोएक्टिव नहीं है, और बीटा प्लस भी बहुत कम में होता है। तो ज्यादातर हम यहाँ पे बीटा माइनस की बात कर रहे हैं। तो बीटा माइनस यहाँ पे जो होगा वो थोरियम 234 90, यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, मान लो ये, तो इसमें ए रिमेन सेम एंड जेड इज इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ भी पीरियड टेबल में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और पीरियड टेबल में एक जो है आपका मास नंबर इंक्रीज हो गया, तो उसका जो कॉलम होगा पीरियड टेबल में वो भी चेंज आएगा। इसे हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की थ्योरी पे आते हैं, जिससे हमें न्यूमेरिकल करना है। हाँ सही, एंटी न्यूट्रिनो भी कर लो, सही कह रहे हो। इसमें एंटी न्यूट्रिनो भी इन्वॉल्व कर, ये है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट लॉस। और गामा डीके तब होगा जब आपके अल्फा और बीटा डीके में जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो एक्साइड स्टेट में बनेगा, तो वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा, एमिटिंग गामा रेज या गामा पार्टिकल्स। अब हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। अच्छा, डिक्रीज बाई 1, हाँ बाई 1, ये मैंने लिखा, पर मेरा पेन साइज चला नहीं। डिक्रीज बाई 1, हाँ सॉरी, इंक्रीज बाई 1। तो यहाँ पे बीटा माइनस ही फोकस करना, बीटा प्लस नहीं। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो रूदरफोर्ड सोडी थ्योरी ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास कोई सैंपल है रेडियोएक्टिविटी का, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मान लो ये सैंपल है, इसमें आपके पास मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के, और ये किसी किसी पार्टिकल में डीके होता है, लेट्स से अल्फा, किसी मान लो अल्फा डीके होता है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, ये थ्योरी वो कहती है। और उससे इन्होंने जो है एक डेरिवेशन या एक फॉर्मूला ड्राइव किया, जो आपको पता है n इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो मुझ पे आ रहे हैं। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा आपके पेरेंट न्यूक्लियाई पे। तो डिफरेंट पेरेंट न्यूक्लियाई का जो रेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is characteristic of the isotope. It varies from one isotope to another of same element. तो ऐसा हो सकता है कि मान लो हम बात करें थोरियम की, तो थोरियम का एक आइसोटोप का
का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कुछ और है, यानी कि उसका हाफ लाइफ कुछ और है, और उसके दूसरे आइसोटोप कुछ और है। और हो सकता है कि सेम एलिमेंट में एक तो हो स्टेबल एक आइसोटोप और दूसरा रेडियोएक्टिव। दूसरी दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो जो ये एमिशन है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का जो एमिशन है या ये डिसइंटीग्रेशन है वो स्पॉन्टेनियस होता है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं द एमिशन अकर्स spontaneously and cannot be speeded up यानी कि उस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को आप स्पीड अप नहीं कर सकते और स्लो डाउन बाय फिजिकल मींस सच एज चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस सैंपल का टेम्परेचर बढ़ा दो तो आपका रेट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप उसको कितने भी हाई टेम्परेचर पे कर दो, उसका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो वही होगा, वही रहेगा। इसी तरह से प्रेशर का चेंज करने से भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम सीधा इस पे आते हैं थ्योरी पे। थ्योरी क्या कहती है? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई सैंपल है और t इक्वल टू 0 पे आपके पास इनिशियली n नॉट एटम्स या न्यूक्लियाई है, n नॉट एटम या न्यूक्लियाई है इनिशियली। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि टाइम t पे आपके जो न्यूक्लियाई है वो n रह गए। ठीक है, और ये आपको पता है कि जो n होगा वो n नॉट से कम ही होगा हमेशा, क्योंकि अगर वो रेडियोएक्टिव है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो शुरू में थे n नॉट वो लगातार कम हो रहे हैं। ठीक है, लगातार कम हो रहे हैं और अपने डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो रहे हैं। तो जो आपके पास आफ्टर टाइम t की बात करें तो जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n, उसको हम कह रहे हैं n लेफ्ट। जितने रह गए, जितने डीके हो गए उसकी बात नहीं हो रही, जितने जितने जो डीके हो गए वो तो n नॉट माइनस n है, जो रह गए उनकी बात हो रही है। तो ये जो n है वो रह गए। ठीक, तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो क्या होगा? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। तो जितने न्यूक्लियाई उस टाइम पे होंगे उस पे डिपेंड करेगा अपना रेट, यानी कि dn by dt विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। और साथ में माइनस साइन और लगा लो, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि आपका रेट जो है कम हो रहा है, तो माइनस जो बता रहा है कि रेट कम हो रहा है। अगर रेट ज्यादा हो रहा होता तो हम कहते हैं प्लस साइन, तो माइनस साइन तो इसलिए कि योर रेट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डिक्रीजिंग। तो अब इस बात को समझो कि जो आपका रेट है वो डिपेंड करेगा कि आपके पास उस समय कितने न्यूक्लियाई थे। पेरेंट वालों की बात हो रही है, डॉटर वालों की नहीं। ठीक है, तो इससे ऐसे मानो कि मैंने अगर मान लो आपको 1000 रुपीज दिए, मतलब मैंने दिए या आपके पेरेंट्स ने दिए, और आपको खर्च करने हैं, तो क्या होगा कि शुरू में आप उसे तेजी से खर्च करोगे क्योंकि आपके पास 1000 रुपीज है। और जब आप खर्च करते करते मान लो आपके पास 500 बचे, तो फिर आपका खर्च करने का जो रेट होगा वो उतना ही नहीं होगा। अब आप आराम से खर्च करोगे कि भाई कम रह गए पैसे, और जब 100 रुपए बचे तो आपका रेट और भी कम हो जाएगा। आप उसे फिर और सावधानी से खर्च करोगे, जहां पे आपको जरूरत है वही खर्च करोगे। कहने का मतलब यह है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट दैट टाइम। जितने उस समय है उसके हिसाब से रेट चलेगा। अगर शुरू में ज्यादा न्यूक्लियाई है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी लार्ज, एंड इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई number of radioactive nuclei are less, then that rate will be less. अब यहाँ से हम इसे कह सकते हैं कि dn by dt is equal to, तो proportional की जगह हमने कह दिया equal, is equal to minus lambda n, where lambda is proportionality constant या constant, और lambda को हम कहते हैं d के constant। Here lambda is d के constant, और ये जो constant है ये डिपेंड करता है आपके रेडियोएक्टिव सब्सटेंस पे। मान लो यूरेनियम है, उसके लिए लैम्डा कुछ और होगा, थोरियम के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट लैम्डा होगा। तो अब इसको इससे यहाँ पे इंटीग्रेट करके हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हम अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं क्योंकि ये सब तो आपको पता है। तो अब देखो क्या करना है, हमने कहा कि dn by dt is equal to minus lambda n। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि dn upon n is equal to minus lambda dt। इसे इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा log n is equal to minus lambda t plus कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को कैसे निकालोगे? इस कांस्टेंट को निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन है कि t इक्वल टू 0 पे आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n नॉट थे। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, तो ये हो जाएगा log e n नॉट इज इक्वल टू टाइम t0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू log n नॉट आ गई, इसको आप यहाँ पुट कर दो, तो ये आपको मिल गया log n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t प्लस log n नॉट। ये आप कह सकते हो log n ओवर n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t। इससे आप कह सकते हो कि n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t, और यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा t। अब आगे से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल्स थे, कौन से वाले, मान लो आपका डीके हो रहा है, मान लो आपका डीके हो रहा है x से y पे, ठीक है, मान लो अल्फा डीके हो रहा है x टू y प्लस अल्फा, तो ये आपको करंट निकलेगी x, ठीक है। आपके इनिशियली आपके सैंपल में केवल x है, ऑल दीज आर x, ठीक है। और तो t इक्वल टू 0 पे जो n पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे x वाले हैं, ठीक है। लेकिन टाइम t पे क्या हुआ, टाइम t पे पार्टिकल्स जो x वाले हैं, ये शुरू में n नॉट है, शुरू में n नॉट है, तो आफ्टर टाइम t पार्टिकल्स क्या हो गए, n रह गए, n लेफ्ट, ठीक है। तो कितने डीके हो गए, n नॉट माइनस n। तो जो पार्टिकल्स y हैं वो शुरू में तो 0 थे, लेकिन टाइम t के बाद पार्टिकल्स y कितने बन गए, जितने x वाले डीके हुए वो पार्टिकल y में कन्वर्ट हो गए, तो पार्टिकल y में n नॉट माइनस n कहोगे आप, कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई y आफ्टर टाइम t विल बी इक्वल टू n नॉट माइनस n, जितने डीके हुए x वाले y बन गए, ठीक। तो आपको जो सैंपल है वो कैसा नजर आएगा, तो जो आपका सैंपल है उसमें उसमें x वाले तो ये है ब्लैक वाले, अब इसी में आपको कुछ y वाले भी नजर आ रहे हैं, लेट्स से रेड वाले, ठीक है। यानी कि जो y वाले न्यूक्लियाई है उनमें इतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं है कि वो आपके सैंपल के से बाहर निकल जाए, वो उसी में एम्बेडेड है, सिर्फ अल्फा पार्टिकल बाहर दिखेगा आपको, x और y वहीं पर रहेंगे, ठीक है। तो x वाले और y वाले अब दोनों बन गए, ठीक है। अगर और आप टाइम बढ़ाओगे तो x वाले कम होते जाएंगे, y वाले बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि y एक स्टेबल न्यूक्लियाई है, अगर y भी डीके होता है इनटू सम z तो उसके लिए फॉर्मूला फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं कि y इज योर स्टेबल न्यूक्लियाई, तो अब इसीलिए ऐसा है, अगर y भी z में चेंज होता है तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले हम बात भी करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है, अगर किसी की लग गई तो। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे प्लॉट ड्रॉ करें तो आपको साफ दिख रहा है कि जब आप n वर्सेस t प्लॉट करते हो तो ये जो है आपका एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो रहे हैं, और शुरू में ये n नॉट है, t इक्वल टू 0 पे n नॉट है, और ये टाइम के साथ साथ ये डीके हो रहे हैं। लेकिन अगर यहीं पे आप जो है log n वर्सेस t प्लॉट करते हो तो आपका कर्व कैसा आएगा, log n के लिए ऊपर ऊपर सबसे ऊपर आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, log n वाली इक्वेशन ये लिखी है, ये वाली log n इज इक्वल टू log n नॉट माइनस लैम्डा टी। तो इस इक्वेशन से अगर आप log n वर्सेस t बनाओगे तो कैसे कर्व आएगा, इसको आप y इक्वल टू mx प्लस t से कंपेयर करो तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि y एक्सिस पे आप log n प्लॉट कर रहे हो और x की जगह आप लिख रहे हो t, तो जो m है आपका स्लोप वो नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे स्लोप यहाँ पे हो गया लैम्डा जो कि नेगेटिव है, और y इंटरसेप्ट यहाँ पॉजिटिव है log e n नॉट। तो यहाँ पे जो आपका कर्व आएगा वो इस तरह से आएगा, जहाँ पे स्लोप जो है वो आपकी लैम्डा होगी और y इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया आपका n इक्वल टू n नॉट का कर्व। यहाँ पे तो डी के कांस्टेंट लैम्डा है, उसकी यूनिट क्या होगी, लैम्डा की यूनिट होगी टाइम की यूनिट के इनवर्स, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है वो हमेशा यूनिटलेस होती है, तो यहाँ पे जो लैम्डा की यूनिट होगी वो होगी 1 अपॉन टाइम की यूनिट, पर सेकंड पर मिनट पर ईयर जो भी आपका उसे। अब हम करेंगे हाफ लाइफ, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। स्लोप, जो स्लोप है उसको आप माइनस लैम्डा लिख लो, अगर माइनस लिखना चाहो, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड लैम्डा है पर माइनस है, इसलिए स्लोप नेगेटिव है, तो माइनस लैम्डा लिख लो इक्वल टू माइनस लैम्डा, अगर हम दोनों कंपेयर करें तो m इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो अब हमारे करना हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ वो टाइम है जब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इनिशियल वाले हैं वो हाफ रह जाए, ठीक है। टाइम इन विच पार्टिकल्स रिमेन हाफ ऑफ एन नॉट, जो इनिशियल है उसके आधे रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास n इक्वल टू n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी है। अब आप यहाँ पे क्या करो, t इक्वल टू, अगर t इक्वल टू टी आप लिखते हो तो हमारा n हो जाएगा n नॉट बाई 2, ये डेफिनेशन है आपकी टी हाफ की, तो आपने यहाँ पे वैल्यूज रख दी n नॉट बाई 2, यहाँ पे n नॉट ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, तो यहाँ से ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, ये हो जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लैम्डा टी हाफ, तो ये आ जाएगा आपका log 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी हाफ, तो टी हाफ आपका मिल जाएगा
log 2 by lambda, log 2 बेस ई। और अब log 2 की आप वैल्यू रख दो, तो log 2 की वैल्यू अगर एग्जाम में नहीं भी दे रखी हो तो आप याद रख सकती हैं 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये हो गया आपका टी हाफ। तो जब आप एन वर्सेस टी प्लॉट करोगे, एन वर्सेस टाइम, तो आपका कर्व ये आ रहा था, ठीक है, यहाँ पे आपका एन नॉट, ठीक। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि जब हमारा एन नॉट का एन नॉट बाई 2 रह जाए, तो उस टाइम को, उस करस्पॉन्डिंग टाइम को हम कह रहे थे टी हाफ। सिमिलरली जब हमारे पार्टिकल्स एन नॉट बाई 2 रह गए, अब हमने ऑब्जर्वेशन एन नॉट बाई जब 2 रह गए वहां से स्टार्ट करी, ठीक है, तो वो वाला टाइम अब हमारा टी इक्वल टू 0 हो गया। टी इक्वल टू 0 का मतलब आप समझ रहे हो, टी इक्वल टू 0 का मतलब हम कब कब टी इक्वल टू 0 करेंगे, जब भी आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर दी तभी वो टाइम स्टार्ट हो गया टी इक्वल टू 0। तो जब हमारे शुरू में एन नॉट थे, आपने तब टाइम स्टार्ट किया, तो वो हो गया आपका एन नॉट, शुरू में थे, तो उसके बाद टाइम हो गया टी हाफ, तो वहां पे हो गया एन नॉट बाई 2। अब मान लो एन नॉट बाई 2 रह गए, तो उसके भी अगर आप वहां से स्टार्ट करोगे, तो जब एन नॉट बाई 2 के भी आधे रह गए, एन नॉट बाई 4, तो ये कब होगा, जब आपकी लाइफ टाइम इसका ट्वाइस हो जाए, ट्वाइस ऑफ टी हाफ। जब जब जो है ट्वाइस ऑफ टी हाफ हो जाएगा, तो आपके एन नॉट बाई 2 हो गए, एन नॉट बाई 2 का भी याद हो गया। और अगर एन नॉट बाई 4 का भी अगर हाफ हो जाए बाई 8, तो इसका मतलब 3 टाइम्स द हाफ लाइफ। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3 टी हाफ। ये करस्पॉन्डिंग टाइम होगा 3 टी हाफ। तो ये हो गया आपकी हाफ लाइफ। अब हम एक तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास इसका एन और एन नॉट का, जहां पे आपने टी हाफ को इन्वॉल्व किया। अब हमारे पास एक तो फॉर्मूला हो गया एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है एन और एन नॉट का, उसको ड्राइव कर लेते हैं, जो कि हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। तो अब आप यहाँ पे लिखो another formula between n and n naught। तो हमारे पास फॉर्मूला था n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। इसको आपने लिख दिया n अपॉन एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस लैम्डा टी हाफ टी डिवाइड बाई टी हाफ, यानी कि हमने यहाँ पे टी हाफ से मल्टीप्लाई और टी हाफ से डिवाइड कर दिया, टी हाफ से मल्टीप्लाई टी हाफ से डिवाइड। इसको आपने लिख दिया ई रेज़ टू पावर माइनस, एक मिनट यहाँ पे जो है 2 माइनस लिख दिए, 1 माइनस होगा, ये हो गया, ठीक है। तो आपने टी हाफ से मल्टीप्लाई टी हाफ से डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया आपने, ई रेज़ टू पावर माइनस, इसको लिख दिया माइनस लैम्डा टी हाफ, और ये हो गया टी अपॉन टी हाफ। अब आप मुझे बताओ कि ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को क्या लिख सकते हो। देखो हम क्या करेंगे, इसमें इसमें टी को टी हाफ लिख दो, तो क्या, तो यहाँ पे एन इक्वल टू एन नॉट बाई 2 हो जाता है, ये पता है। तो ये हो गया आपके पास एन नॉट बाई 2 इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, ये हो गया। तो यहाँ से हाफ आ जाएगी वैल्यू, ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, हाफ आ जाएगी। इसको क्या करो, आप हाफ को यहाँ रख दो, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू हाफ की पावर टी अपॉन टी हाफ, ये हो गया। तो कंक्लूजन ये निकल गया कि एन अपॉन एन नॉट को आप ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या करो अब, तो अब यहाँ पे लिख रहे हैं हम एन इक्वल टू टी अपॉन टी हाफ, यानी कि ये क्या है, टोटल टाइम, ये है टोटल टाइम, और ये है हाफ लाइफ। तो इसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो एक फॉर्मूला ये हो गया जो आपके फॉर्मूले, जो आपका जो आपको जो है न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी इसकी। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 रेज़ टू पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू आप निकाल सकते हो टोटल टाइम डिवाइड बाई हाफ लाइफ। और यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल टाइम कोई जरूरी नहीं है कि हाफ लाइफ से हमेशा ज्यादा ही हो। ऐसा हो सकता है कि हाफ लाइफ आपकी मान लो 1 ईयर की है, और मान लो आप ऑब्जर्व करो केवल 5 सेकंड्स के लिए,
तो टोटल टाइम नीड नॉट बी ग्रेटर देन हाफ लाइफ। तो जो भी न्यूमेरिकल में दे उस हिसाब से आप इसमें कर लेना। तो ये हो गया फॉर्मूला दूसरा, जहां पे एन और एन नॉट में रिलेशन है। तो ये भी आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें करना है मीन लाइफ। यहाँ पे हमने विद माइनस साइन, ई की पावर में जो माइनस है, माइनस साइन का जो है फॉर्मूला, उसकी जगह लिखा है हाफ। ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को लिखा है हाफ विद माइनस साइन। तो वो जो हाफ है, तो हाफ की पावर टी अपॉन टी हाफ हो गया। अब हमारे पास है मीन लाइफ। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। मीन लाइफ। अच्छा, अब मीन लाइफ क्या होता है? देखो, इसको ध्यान समझना। हम मीन का मतलब एवरेज एक तरह से, हम एवरेज लाइफ या मीन लाइफ क्यों कह रहे हैं? हमारे पास सैंपल है इनिशियली, जिसमें मिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई हैं। ठीक है। लास्ट फॉर्मूले में हमने क्या किया? एन इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, उसको लिख लिया ई की पावर माइनस लैम्डा टी। तो माइनस ई की पावर जो माइनस लैम्डा टी है, उसमें पावर में जो है, पावर में टी हाफ की मल्टीप्लाई टी हाफ से डिवाइड। तो उसके बाद ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को हाफ लिख लिया बाय डेफिनेशन ऑफ टी हाफ। तो ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ को जब आपने हाफ लिख लिया, तो हाफ की पावर टी अपॉन टी हाफ हो गई। कहने का मतलब यह है कि आप इसको ई की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ की पावर टी अपॉन टी हाफ लिख सकते हो, क्योंकि बाहरों पावर मल्टीप्लाई में है। तो उसकी होल पावर होगी टी अपॉन टी हाफ, और जो ब्रैकेट में है वो है उसकी वैल्यू है हाफ। हाँ, नेक्स्ट क्लास होगी 5 to 7, नेक्स्ट क्लास होगी, न्यूक्लियर की होगी। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मीन लाइफ हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अगर कोई सैंपल है, मान लो इस सैंपल का टी हाफ लेट से 5 ईयर्स है। ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि 5 ईयर्स में आपके सैंपल में जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो इनिशियल के हाफ रह गए। इसका मतलब ये है। लेकिन जो डीके होता है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, मान लो आपने अभी से स्टार्ट कर दिया, तो क्या ये अब से पहले डीके नहीं हो रहा होगा? ये अब से पहले भी डीके हो रहा होगा, पता नहीं कितने सालों से हो रहा है डीके। ठीक है। तो जब आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, तब की बात कर रहे हो कि भाई अब आपने देखा कि इस समय आपके सैंपल में ये वाले न्यूक्लियाई, तो पेरेंट वाले जैसे आप मान लो, ये वाले इतने हैं। हो सकता है उसमें और भी हो एलिमेंट, प्योर सैंपल ना हो और प्योर भी हो सकता है। तो भले यहाँ पे टी हाफ 5 ईयर्स हो, पर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियाई विद इन 5 सेकंड से डीके हो जाए। आपने जैसे ही ऑब्जर्व किया, 5 सेकंड बाद ही ये डीके हो गया, और यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया और आपको डिटेक्टर में डिटेक्ट हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि पहली सेकंड में एक पार्टिकल डीके हो जाए और उसके करस्पॉन्डिंग अल्फा पार्टिकल निकल जाए। ऐसा हो सकता है कि 10 सेकंड में हो, कुछ कोई 2 मिनट में हो रहा है, कुछ 5 मिनट में हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन ये हमें पता है कि 5 ईयर्स के बाद जितने भी हम इस समय ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे याद रह जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबकी लाइफ आपके लिए सेम नहीं हुई। कोई तो 5 सेकंड में डीके हो रहा है, कोई 10 सेकंड में डीके हो रहा है, कोई 2 मिनट में हो रहा है, कोई 1 आवर में हो रहा है, कोई 5 मंथ्स में हो रहा है, कोई 1 ईयर में हो रहा है। तो सबकी लाइफ इसका मतलब बराबर टाइम की नहीं है। जब भी आपने ऑब्जर्व किया, ऐसे मानिए कोई क्लास चल रही है, तो उसमें स्टूडेंट्स कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ बाहर निकले। कोई स्टूडेंट आधी क्लास में बाहर चला जाता है, मान लो भाई 50 कोई काम हो। क्लास छूटने के बाद भी कुछ स्टूडेंट एकदम निकल जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो है कुछ डिस्कशन करने के बाद निकलते हैं आफ्टर 10 मिनट्स। कुछ जो है वहां बात तक बैठे रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, मान लो 1 घंटे बाद निकले। कहने का मतलब ये है कि सब एक साथ नहीं निकल रहे, यहाँ भी सब एक साथ डीके नहीं हो रहे हैं। तो क्योंकि सबकी लाइफ टाइम बराबर नहीं है, तो हमने फिर क्या कहा कि हमने कहा पूरे सैंपल का एक मीन लाइफ ले लो, ये मीन लाइफ होगी। तो उसका मैं यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मीन लाइफ का जो फॉर्मूला आएगा उसको मैं लिखता हूँ। तो मीन लाइफ जो है वो कितनी आएगी? तो मीन लाइफ, जिसको हम टी बार से नोट कर रहे हैं, विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। तो मीन लाइफ का जो फॉर्मूला है डायरेक्ट याद करो, ये आएगा 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। और ये जो है प्योरली स्टेटिस्टिकल है कि कौन से वाला न्यूक्लियाई पहले डीके हो जाए। प्रोबेबिलिटी सबके डीके होने की बराबर है। प्रोबेबिलिटी किसी भी टाइम पे हर एक न्यूक्लियाई के डीके होने की बराबर है। उसके बावजूद ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूक्लियाई पहले सेकंड में डीके हो जाए और कोई न्यूक्लियाई लेट्स से 10⁻8 ईयर्स तक डीके ना हो, भले ही प्रोबेबिलिटी हमेशा बराबर है। तो ये प्योरली स्टेटिस्टिकल है, प्योरली कि भाई कौन सा डीके हो रहा है। हम नहीं कह सकते इनमें से कौन सा डीके हो जाएगा पहले। तो यहाँ पे देखो मीन लाइफ हाफ लाइफ में कैसे रिलेशन निकालेंगे। तो हमने ये कहा कि जो आपकी मीन लाइफ है वो तो होगी 1 अपॉन लैम्डा, और जो आपकी हाफ लाइफ है वो हो गई log 2 अपॉन लैम्डा।
इसका मतलब जो 1/λ है उसको आप मीन लाइफ लिख रहे हो, इसे हम लिख सकते हैं इनटू मीन लाइफ। तो यहाँ से मीन लाइफ की वैल्यू हो जाएगी टी हाफ अपॉन log 2, जिसको आप लिख सकते हो टी हाफ अपॉन 0.693। इसको आप लिख सकते हो मीन लाइफ इज इक्वल टू 1.44 टी हाफ। तो ये रिलेशन आ गया। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी मीन लाइफ है वो आपकी हाफ लाइफ से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 1.44 टाइम्स ग्रेटर देन हाफ लाइफ। ऐसा क्यों हो रहा है कि मीन लाइफ हाफ लाइफ से ज्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो न्यूक्लियाई आपके बाद में डीके हो रहे हैं, मान लो हाफ लाइफ तो 5 ईयर्स है, ठीक है, लेकिन कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो मान लो 10 साल 15 साल या हो सकता है, उससे भी ज्यादा 100 ईयर्स तक डीके नहीं हो रहे, तो उनकी लाइफ इतनी ज्यादा है कि वो एवरेज को बढ़ा रहे हैं, उनका वो जो है टोटल एवरेज को हाफ लाइफ से भी ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, जो बाद वाले हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे प्लॉट करें और सेम प्लॉट में हाफ लाइफ और मीन लाइफ दिखाना चाहें तो क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। शुरू में हमारे न्यूक्लियाई एन नॉट थे, तो जब हमारे न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 2 रह गए, जब हमारे न्यूक्लियाई एन नॉट बाई 2 रह गए, उस वाले टाइम को हम कह रहे हैं हाफ लाइफ, ठीक है। और मीन लाइफ के लिए क्या करेंगे हम? तो अब हमारे पास फॉर्मूला यह है कि n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। यहाँ पे अगर आप टाइम को मीन लाइफ के बराबर कर दो, व्हेन टी इज इक्वल टू मीन लाइफ, और मीन लाइफ की वैल्यू कितनी है? 1/λ। तो जब टी की जगह आप 1/λ रख दोगे तो n क्या हो जाएगा? n इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 1, ये हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपका जो है, जब आपकी n की वैल्यू एन नॉट बाई ई रह गई, मतलब जब आपका टाइम मीन लाइफ होगा तो आपका एन नॉट बाई ई रह जाएगा। और जो ई की वैल्यू है वो कितनी होती है? ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, यानी कि ई की वैल्यू 2 से ज्यादा होती है। तो हम यहाँ पे इसी प्लॉट में ये कह रहे हैं कि जब आपकी एन नॉट की वैल्यू एन नॉट बाई ई हो जाए, जो कि एन नॉट बाई 2 से कम है, क्योंकि ई की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो एन नॉट बाई ई की वैल्यू एन नॉट बाई 2 से कम होगी, तो उस केस में जो आपकी मीन लाइफ आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। और इस प्लॉट से आपको दिख रहा है कि मीन लाइफ विल बी ग्रेटर देन हाफ लाइफ। और कितनी ज्यादा होगी? हम ड्राइव कर चुके हैं, 1.44 टाइम ज्यादा होगी। तो ये हो गया आपका प्लॉट एन वर्सेस टाइम, जहां पे हमने हाफ लाइफ को और मीन लाइफ को दिखाया। अब हम बात करेंगे एक्टिविटी की। तो अभी तक हमने फॉर्मेट ड्राइव किया, हम एक्टिविटी की और बात कर लें, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। तो ये अगर कर लिया तो आगे चले, ये आप लिख ले एक बार। हाँ, कंक्लूजन ये निकला कि मीन लाइफ में, मतलब जब आपका टाइम मीन लाइफ के बराबर होगा तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है वो इनिशियल वालों से 1/e टाइम्स रह जाएंगे, 1/e टाइम्स द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। इसी में अगर आपसे पूछता कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो जाएंगे, ये है जो लेफ्ट है, ये है जो रह गए हैं। अगर आपसे पूछता नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीकेड इन टी इक्वल टू मीन लाइफ, तो क्या होता आंसर? तो ये तो जितने रह गए वो हैं, कितने डीके हो जाएंगे? तो ये नंबर किसके बराबर आएगा? ये नंबर आएगा एन नॉट माइनस एन के, यानी कि एन नॉट माइनस एन नॉट बाई ई के, यानी कि एन नॉट को कॉमन ले लो, 1 माइनस 1/e के, या कह सकते हो आप कि एन नॉट इंटू ई माइनस 1/e। इतने आपके डीके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसके आगे चल रहे हैं और वो है हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी या हम कह सकते हैं रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी इज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को ही एक्टिविटी कहते हैं। इसका मतलब अगर हम एक्टिविटी को ए से डिनोट करें, एक्टिविटी ए, तो एक्टिविटी ए विल बी इक्वल टू माइनस डी एन बाई डी टी। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होगा आपका डी एन बाई डी टी, और माइनस इसीलिए क्योंकि वो रेट कम हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहा है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई। तो क्या इसी को आपने लैम्डा ने लिखा था? ये लिखा था। इसका मतलब एक्टिविटी की एक डेफिनेशन तो हो गई लैम्डा एन, एक तो ये हो गई डेफिनेशन।
ठीक है। अब न्यूमेरिकल में अगर इस पे न्यूमेरिकल आया तो कैसे करोगे? तो वो क्या करेंगे कि वो आपको एक तो टी हाफ अगर दे देंगे तो उससे लैम्डा निकाल लोगे, तो टी हाफ से लैम्डा निकल जाएगा। अब आपको एन और चाहिए, अगर आप एन को और निकाल दो तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक्टिविटी आ जाएगा आपका। तो न्यूमेरिकल में एन को कैसे निकालोगे? अगर मान लो आपसे आपसे उन्होंने कह दिया कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 238 सैंपल में ये है, ठीक है, तो आप जो है एन को कैसे निकालोगे इस सैंपल में? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालोगे कि 238 ग्राम में जितना इसका मास नंबर है उतने ही ग्राम में उतने ग्राम होते हैं, उतने ग्राम में कितने होते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियाई? एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह दोगे 6.02 10⁻23 न्यूक्लियाई। तो फिर आपके सैंपल में मान लो 1 ग्राम की बात हो रही है, तो आप उससे डिवाइड कर दोगे, 1 ग्राम के लिए आंसर आ जाएगा। अगर 10 ग्राम हो जाएगा तो 10 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ इससे आप एन निकाल सकते हो, और लैम्डा निकल जाएगा आपका टी हाफ से, या लैम्डा दे रखा होगा, तो उससे आपकी एक्टिविटी जाएगी। एक तो इस तरह का सकता है। दूसरा क्या है कि हमें पता है कि एन की वैल्यू होती है एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, तो इसको इसकी वैल्यू को यहाँ एन की जगह रख दो, तो हमारे पास एक्टिविटी हो जाएगी लैम्डा एन नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। अब जो लैम्डा एन नॉट है ये कांस्टेंट है, उसको ए नॉट कह दो, तो हमारे पास जो एक्टिविटी आ गया वो आ गई ए नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। यानी कि इसका फॉर्मूला वैसा ही हो गया जैसे एन का फॉर्मूला है, यानी कि एक्टिविटी भी उसी तरह से चेंज हो रही है जिस तरह से आपका एन हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखो, यहाँ पे ए नॉट है एक्टिविटी एट टाइम टी, एक्टिविटी एट टाइम टी इक्वल टू 0 इनिशियल एक्टिविटी, और ये जो है एक्टिविटी एट टाइम टी। तो इस पे भी आ सकता है कि मान लो उसने न्यूमेरिकल दे दिया कि इनिशियल एक्टिविटी इतनी है, तो वो हो गया इसका मतलब ए नॉट की वैल्यू, और आफ्टर टाइम टी कितनी होगी, ये आफ्टर टाइम टी भी दे दिया, तो उससे करस्पॉन्डिंग पूछ लिया हाफ लाइफ कितना होगा सैंपल का, तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे भी वही है, अगर आप यहाँ भी प्लॉट करोगे तो उसी तरह के प्लॉट आएंगे जैसे आपके उसमें आए थे कि आपका जो यहाँ पे शुरू में ए नॉट है, अगर एक्टिविटी वर्सेस टी करोगे तो इसी तरह से आएगा। अगर लॉग ए नॉट लॉग ए वर्सेस टी करोगे, लॉग ए वर्सेस टी करोगे, तो प्लॉट आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसी की हेल्प से हम किसी भी सैंपल का टी हाफ निकालते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई सैंपल ऐसा है जिसकी हाफ लाइफ मान लो 10 की पावर 8 ईयर्स है, 10 की पावर 8 ईयर्स, तो क्या उसकी हाफ लाइफ निकालना कठिन हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी सैंपल की हाफ लाइफ 10 की पावर 8 ईयर्स है, तो क्या कोई भी साइंटिस्ट 10 की पावर 8 ईयर्स तक ऑब्जर्व कर पाएगा? तो हाफ लाइफ कैसे निकालोगे? या लगातार साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं और 10 की पावर 8 ईयर्स के बाद पता चला कि हाफ लाइफ इतनी होगी, ऐसा है क्या? तो कहने का मतलब यह है कि इसको निकालने का तरीका ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम किसी भी सैंपल की एक्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। तो आप मान लो सैंपल की एक्टिविटी कैसे निकालोगे? आप ये देखोगे कि मान लो टी इक्वल टू 0 पे जब भी आपने स्टार्ट किया, आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मान लो 1000 है, फिर आपने टी इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स को किया, मान लो टी इक्वल टू 1 मिनट के बाद देखा तो आपके सैंपल मान लो 990 रह गए, यानी कम हो जाएंगे तो डी हो रहा है लगातार। तो इसके बीच में जो एक्टिविटी आई है वो हो जाएगी डीएन बाई डी टी, जितना डिफरेंस आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का हुआ, यानी कि 10 अपॉन टाइम, जितना भी टाइम आपका डिफरेंस, ये 1 मिनट हो गया। उसके बाद मान लो आपने जो है टाइम 10 मिनट के बाद देखा, तो आपके मान लो ये 9 लेट से 68 रह गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स का एक्टिविटी निकालोगे। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद आप सभी एक्टिविटी का, यहाँ पे आपने एक्टिविटी निकाली, लेट से इसकी एक्टिविटी मान लो A1 आई, इसकी A2 आई, इसकी A3 आई, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, फिर आपने लॉग ए वर्सेस टी प्लॉट किया, जो कि आएगा स्ट्रेट लाइन, जो कि आएगी स्ट्रेट लाइन। उस स्ट्रेट लाइन की आपने स्लोप निकाल ली, स्लोप की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लैम्डा के बराबर आएगा। माइनस लैम्डा है, पर माइनस तो बता रहा है कि स्लोप नेगेटिव है, बट इसको मैग्नीट्यूड लैम्डा होगा। जब लैम्डा निकल जाएगा तो लैम्डा से आप किसी भी सैंपल का टी हाफ निकाल सकते हो, बिकॉज यू हैव रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड लैम्डा। तो इस तरह से हम किसी भी सैंपल की हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको जितना लाइफ टाइम है, जितने मीन लाइफ है, जितना हाफ लाइफ है, उतने टाइम के लिए ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपकी एक्टिविटी। एक्टिविटी निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। आपका लगातार नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो रहे हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में ऑब्जर्व करो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, और एक्टिविटी हो जाएगी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डीएन बाई डीटी, चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसमें हम क्या करें कि अगर मान लो हमारे पास सैंपल ऐसा है, अच्छा इसमें हम चेंज करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। अच्छा चीज बता दूं मैं आपको, एक्टिविटी की यूनिट क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स एक्टिविटी की यूनिट्स पे भी आते हैं, मतलब इन यूनिट्स में। तो एक तो यूनिट हो जाएगी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स के लिए बात करते हैं। यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। तो अगर आपको कोई भी यूनिट नहीं दी हो तो सिंपल यूनिट हो जाएगी, एक तो डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, कितने न्यूक्लियाई पर सेकंड में डीके हुए हैं,
ये हो गया डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपॉन टाइम। अब डिफरेंट रेट्स और कौन कौन सी हैं, जैसे कि पहली है बैक्वेरल। तो 1 बैक्वेरल होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। और यही जो है आपकी एसआई यूनिट है, क्योंकि बैक्वेरल ने ही सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया था। ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट यूनिट्स और कौन सी हैं, एक हमारे क्यूरी। तो 1 क्यूरी होती है, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 10 रेज़ टू पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसके बाद है रुदरफोर्ड, 1 रुदरफोर्ड इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। इसी में ही आपका जो है मिली क्यूरी, माइक्रो क्यूरी कुछ वो हो तो वो आप निकाल ही लोगे। तो अल्टीमेटली ये हो गया आपकी यूनिट्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी लेते हैं कि मान लो आपने 2 रेडियोएक्टिव सैंपल को मिक्स कर दिया। ये आपके पास ऑलरेडी एक मिक्सचर है विच इज ए मिक्सचर ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सैंपल्स, लेकिन वो सैंपल्स ऐसे हैं जिनकी हाफ लाइफ में काफी डिफरेंस है। एक की हाफ लाइफ बहुत कम है और एक की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो ऐसे सैंपल में दोनों एलिमेंट्स की हाफ लाइफ को कैसे निकाल पाओगे विदाउट सेपरेटिंग बोथ द सैंपल्स, बिना सेपरेट करे, ठीक है। तो उसके लिए देखो कैसे करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ, चले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हमारे पास एक सैंपल है, मिक्सचर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो इफ वी हैव मिक्सचर ऑफ 2 रेडियोएक्टिव सैंपल्स, 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, x and y, such that t half of x is, let's say, very very greater than t half of y, ठीक है। तो हम दोनों की हाफ लाइफ कैसे निकालें बिना उनको सेपरेट किए। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास मिक्सचर है, तो हम पूरे पूरे मिक्सचर के सैंपल पे एक्टिविटी का लॉग करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा लॉग ए ऑफ द मिक्सचर वर्सेस टी प्लॉट करें। तो अब हमारे पास कैसा प्लॉट आएगा वो देखेंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से मतलब सुनना जरा, यहाँ पे तो क्या करना है, जो आपका एक्स वाला सैंपल है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। तो जब हम शुरू में स्टार्ट करेंगे ऑब्जर्वेशन करना, तो शुरू में इनिशियली जो एक्स वाला सैंपल है वो ना के बराबर डीके होगा, जैसे कि वो डीके हो ही नहीं रहा हो, केवल वाई वाला डीके हो जाएगा शुरू में। तो एट स्मॉल टाइम्स ओनली वाई विल डीके, ठीक है, क्योंकि एक्स का लाइफ टाइम बहुत ज्यादा है। हम इस कंडीशन के साथ कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो जब हमने स्टार्ट किया सैंपल, तो हम देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस मिक्सचर के जो लॉग ए वर्सेस टी आएगा वो स्ट्रेट लाइन आके वो एक्चुअली इस तरह कुछ करवाएगा, ठीक है, कुछ कर्व इस तरह का आएगा। तो अब इसमें मैं आपको बता दूं स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रहा। क्या होगा कि इनिशियली केवल वाई वाला डीके होगा, क्योंकि वाई की हाफ लाइफ बहुत कम है तो वो बहुत जल्दी डीके हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, केवल वाई वाला हो रहा है। तो ऐसे मानो कि अगर आप इस कर्व को यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना दो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ये बनेगी एक्स की, क्योंकि शुरू में केवल वाई हो रहा है, सॉरी वाई की, तो ये केवल वाई हो रहा है। तो यहाँ पे जो लैम्डा हो जाएगा, स्लोप जो जाएगी वो वाई की आ जाएगी, क्योंकि इनिशियली केवल वाई डीके हो रहा है। और थोड़ी देर बाद ये क्या होगा कि थोड़ी देर बाद सारा ही वाई डीके हो जाएगा। तो बाद वाला टाइम है, लास्ट वाला टाइम, उसमें केवल एक्स वाला बचेगा। तो यहाँ पे इस वाली स्ट्रेट लाइन को आप जो है एक्सटेंड कर दो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन आएगी ये वाली आएगी एक्स की। तो लेटर टाइम पे केवल एक्स वाला डीके हो रहा है और बीच में दोनों का मिक्सचर डीके हो रहा है, इसीलिए शुरू में भी और बाद में भी आपको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, जबकि बीच में कर्व नजर आ रहा है। तो इससे आप कह सकते हो कि आप जो है दोनों लाइंस का डिफरेंट स्लोप्स है उनको ले लो। उससे क्या होगा, आप जो है यहाँ पे लैम्डा लिखेंगे, टी ना लिखे लैम्डा लिख रहे हैं, लैम्डा एक्स। तो लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई के करस्पॉन्डिंग आप जो है टी हाफ ऑफ एक्स और टी हाफ ऑफ वाई निकाल सकते हो। तो मिक्सचर के लिए किया जाएगा। हाँ, अगर दोनों की हाफ लाइफ सेम ऑर्डर की होती तब हम इन दोनों को अलग अलग नहीं निकाल पाते, क्योंकि फिर वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होती। तो दोनों में अगर स्लाइट डिफरेंस होगा तब बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा स्लोप में, तो फिर हम जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर हम उसे जो है डिफरेंस दोनों का नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सैंपल ऐसा है जिसमें एक की बहुत ज्यादा हाफ लाइफ एक कम है, तब हम उस डिफरेंस को निकाल सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ये। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लास में कोई नेक्स्ट क्लास मिस मत करना, नेक्स्ट क्लास में सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे जो रेडियोएक्टिविटी के है, ठीक है। मेरा मतलब रेडियोएक्टिविटी एक तरह से कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे मान लो। अब हमें करना है रेडियोएक्टिव सीरीज, टी हाफ ऑफ वाई, एक मिनट, टी हाफ, हाँ टी हाफ एक्स, दोनों मैंने एक्स लिख दिया, टी हाफ ऑफ वाई आया, टी हाफ ऑफ वाई।
तो टी ऑफ वाई टी ऑफ एक्स। अब आप लिखो रेडियो एक्टिव सीरीज। तो हमारे पास, अच्छा पहले तो रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है? अगर मान लो कोई आपके पास कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है, तो वो मान लो वाई में डिके हुआ, और मान लो वाई भी अनस्टेबल है, तो वाई फर्दर फिर जेड में डिके होगा, जेड फर्दर मान लो आर में डिके हुआ, आर फर्दर मान लो एस में हुआ। तो वो तब तक होते रहेंगे जब तक कि आपको स्टेबल एंड प्रोडक्ट ना मिल जाए। और मान लो अगर यहाँ पे स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिल गया तो आपकी सीरीज वहीं रुक जाएगी, और इस बीच में यहाँ पे लेट से अल्फा अल्फा हुआ या बीटा माइनस हुआ या फिर से अल्फा हुआ फिर से अल्फा हुआ, इस तरह से सीक्वेंस मतलब जो है इस तरह डिके होगा। ठीक है, तो इस तरह से नेचर में 4 सीरीज है। देयर आर 3 नेचुरल सीरीज एंड 1 आर्टिफिशियल सीरीज। तो कुल मिला के 4 सीरीज है यहाँ पे। उनके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो मास नंबर, यहाँ पे सीरीज का नाम, उसके बाद यहाँ पेरेंट न्यूक्लियाई, उस सीरीज में कौन सा पेरेंट न्यूक्लियाई है जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हाफ लाइफ किसकी, पेरेंट न्यूक्लियाई और पेरेंट न्यूक्लियाई। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे स्टेबल एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख रहे हैं थोरियम सीरीज। इस सीरीज का नाम है थोरियम सीरीज, और इसका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो है थोरियम 23290। इसका हाफ लाइफ होगी 1.39 10⁻10 ईयर्स, और स्टेबल एंड प्रोडक्ट मिल रहा है लेड 20882। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहाँ पे जो हमने मास नंबर लिखा है उसका मतलब क्या है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीरीज ऐसी होगी जिसका मास नंबर 4n होगा, जिसका मास नंबर 4n होगा। नेचुरल का मतलब यह है कि वो नेचर में अपने आप हो रही है। आर्टिफिशियल का मतलब यह है कि हमने उस वाले पेरेंट न्यूक्लियाई को लैब में बनाया है, और जब वो न्यूक्लियाई बन गया तो वहां से सीरीज स्टार्ट हो गई, क्योंकि अनस्टेबल है तो वो न्यूक्लियाई डीके होगा। ठीक है, तो अगर नेचर में किसी भी रिएक्शन में थोरियम 232 बनता है तो वो जो है डीके होना शुरू हो जाएगा और उससे थोरियम सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वाली सीरीज को हम 4n सीरीज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो भी न्यूक्लियाई हैं उनका जो मास नंबर है, चाहे 232 हो तो वो 4 से डिविजिबल है, चाहे 208 हो। तो इनमें जो मास नंबर है वो 4 से फुल्ली डिवाइड है, जहाँ पे n है हमारा n इज इंटीजर। ठीक है, तो इस वाली सीरीज में जितने भी हमारे चाहे बीच में जितने भी न्यूक्लियाई आएंगे इनके बीच में सभी का मास नंबर 4 से फुल्ली डिवाइड होगा। ऐसे इसलिए इस सीरीज को हम कहेंगे 4n सीरीज। और तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको एग्जाम में 4 न्यूक्लियाई दे दे और वो पूछ ले कि इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियाई सेम सीरीज का नहीं है, तो 4 से डिवाइड कर लो। जो भी एक तरह से उनमें से जो 3 है वो 1 से डिवाइड होंगे, मतलब एक तरह से डिवाइड हो जाएंगे, और चौथे वाला डिफरेंट तरह से डिवाइड होगा। अब इस टेबल को पूरा कर लेते हैं, टाइम तो वैसे हो गया, इसको पूरा कर लो, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अगली सीरीज आपकी 4n+1 सीरीज, ये है नेपच्यूनियम, और ये वाली सीरीज आपकी आर्टिफिशियल है। सेकंड वाली जो सीरीज है ये आर्टिफिशियल सीरीज है, यानी कि जो नेपच्यूनियम है ये नेचर में अपने आप नहीं बनता है, इसको हमने बनाया, मतलब आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया। ठीक है, ये शुरू में बना होगा, ये पूरी तरह से खत्म हो चुका है नेपच्यूनियम। उसके बाद यहाँ पे आपका है Np23793, इसका हाफ लाइफ है 2.25 10⁻6, और यहाँ पे स्टेबल एंड प्रोडक्ट है बिस्मथ Bi20983। उसके तो यहाँ पे आप देखो, जब 237 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 37, फिर जो है 36, तो क्या बचा? 1 रिमाइंडर बचा। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 4 × 59 + 1 237 को। इसका मतलब ये 4n+1 सीरीज हो गई। ऐसे ही बिस्मथ में 209 है, उसमें भी जब 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। इसके हर एक इसके बीच में जितने भी न्यूक्लियाई आएंगे सीरीज में सभी 4n+1 हो जाएंगे, इसीलिए हम कहेंगे 4n+1 सीरीज। अब जो नंबर 3 है वो है आपका 4n+2 सीरीज, 4n+2। नंबर 4 है 4n+3। इस टेबल को पूरा कर लो, फिर इस क्लास को एंड करते हैं। थर्ड सीरीज आपकी है यूरेनियम सीरीज। यहाँ पे यूरेनियम 23892 4.51 10⁻9। यहाँ पे स्टेबल एंड प्रोडक्ट लेड है 20682। इसके बाद लास्ट एक्टिनियम जो है वो यूरेनियम 235 है। ठीक है, तो इसकी सीरीज का नाम एक्टिनियम क्यों है? क्योंकि यूरेनियम 235 को हम कहते हैं एक्टिनो यूरेनियम, यानी ये वाला न्यूक्लियाई यूरेनियम 238 वाले से ज्यादा रेडियोएक्टिव है, और इसलिए इसकी जो हाफ लाइफ है वो यूरेनियम 238 वाले से कम है, क्योंकि ये जो है उसके मुकाबले 238 के मुकाबले ज्यादा तेज टिके हो रहा है। तो इट इज मोर एक्टिव
एज कम्पेयर टू 238 यहाँ भी आपको लेड मिल रहा है। अब आप यहाँ पे देखो कि लेड जो है तीनों में मिल रहा है, मतलब थोरियम में भी, यूरेनियम में भी, एक्टिनियम में भी, लेकिन 208, 206, 207 क्यों? क्योंकि जो 4 से डिवाइड करोगे तो 4n, 4n+2, 4n+3 आपको सीरीज मिलेगी। तो ये हो गया आपकी रिच सीरीज। ठीक है, तो अब इसे एंड करते हैं और इसके आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाफ लाइफ ज्यादा कहाँ कम है ना, 10⁸ के ऑर्डर की है, जबकि 238 की 10⁹ के ऑर्डर की है। तो क्योंकि हाफ लाइफ कम है तभी तो ज्यादा रेडियो एक्टिव है। ठीक है, तो इस क्लास को एंड करें अब। कौन सी? 7 सर। ये होगी 7 हाफ लाइफ। ठीक है, ये होगी 7, उसके बाद हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये है। न्यूक्लियर की कितनी और क्लासेस होगी? बस कम ही मानो, ये समझो 3-4 हो जानी चाहिए। कौन सी? 5 o'clock पे आप क्लास है क्या फिर से? हाँ 5 o'clock क्लास है, 5 पे क्लास है। हाँ ठीक है। स्लाइड नंबर 16। एक मिनट, उसके बाद है हमारी ये 10 ही है इसका। ठीक है जी फर्स्ट स्लाइड होगा ना? एक मिनट, फर्स्ट ईयर। उसके बाद और कौन सी बता रहे हो? फर्स्ट ईयर होगी, सेकंड ईयर है। उसके बाद 13 ईयर। जैसे सर आपने लास्ट में बोला था वो रेडिएटिव सीरीज में उसका कुछ लिमिट है, मतलब जैसे हम x2 अनस्टेबल फिर अनस्टेबल होकर स्टेबल में जा रहे हैं तो उसमें कुछ लिमिट होगा ना सर, मतलब 4 बार 5 बार होगा ऐसा कुछ? जब तक हमें स्टेबल एंड प्रोडक्ट ना मिले तब तक वो। सर मैंने जैसे ये एक बेटमैन सीरीज बोल के पढ़ा था सर, वो उसमें जैसे बोला था कि नेचुरली जो भी ऑकरिंग होता है वो मैक्सिमम 4 तक ही जाता है, मतलब 8 तक ही होगा अगर जो नेचुरल होता है हमारे मतलब। नहीं, इसमें अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये है, ये दिख रहा है आपको? ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे यूरेनियम सीरीज है ये, तो यूरेनियम सीरीज 238 से स्टार्ट हुई। अच्छा सर। तो यहाँ पे पहले अल्फा टीके हुआ, थोरियम 234 बना, फिर बीटा माइनस हुआ, फिर अल्फा हुआ, अल्टीमेटली करते करते लास्ट में सबसे नीचे आपको दिख रहा है लेड 206 पीवी 206। तो इस तरह से जब तक हमें एंड प्रोडक्ट ना मिल जाएगा तब तक ही चलती इस तरह से होगी। हाँ ठीक है। तो क्लास को एंड करें। एक्टिविटी बता दो थोड़ा सा। एक्टिविटी का जो फॉर्मूला वो हमें लिखा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, तो वो हो गया -dn/dt। उसी को हमें लिखा था लैम्डा n शुरू में इनिशियली। तो एक एक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया लैम्डा n। तो लैम्डा n का न्यूमेरिकल लगाया तो हमने कहा कि n को निकालने के लिए तो इस तरह से करेंगे मास नंबर से, और लैम्डा निकालने के लिए या तो लैम्डा दे देगा या टी आप दे देगा, उनकी मल्टीप्लाई कर दो एक्टिविटी आ जाएगा। दूसरा फॉर्मूला हमने जो निकाला वहाँ पे n की जगह n0 e⁻ λ रख दिया, उससे लैम्डा n0 की जगह a0 रख दिया, उसको हमने कहा इनिशियल एक्टिविटी टाइम t = 0। तो एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया, इनिशियल एक्टिविटी a0 है, किसी टाइम t पे a है तो उनमें रिलेशन आया a = a0 e⁻ λ। ये फॉर्मूला वही है जो n वाला है, उसी तरह का। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इस एक्टिविटी के फॉर्मूले से हमने जब log a वर्सेस t प्लॉट किया तो उसमें जो स्लोप आती है वो लैम्डा होती है। तो हम किसी भी सैंपल का हम डिफरेंट टाइम्स में एक्टिविटी निकालें, उसका log a वर्सेस t प्लॉट करें डिफरेंट टाइम्स पे, तो उससे जो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी उससे स्लोप मिल जाएगी, उससे हम लैम्डा निकाल सकते हैं और लैम्डा का कॉरेस्पॉन्डिंग t आप निकाल सकते हैं। और इसकी फिर डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो न्यूमेरिकल में कोई किसी यूनिट पूछता है तो पहले हम डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड में निकाल लेंगे आंसर, उसके बाद उस पर्टिकुलर यूनिट में उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये है। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो शायद और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एंड करें क्लास को।